रजतगढ़ के राजा रजनीकांत का स्वभाव भी बड़ा अजीब था। पल में वे क्रोध से आग बबूला हो जाते तो अगले ही पल बेहद शांत व धीर गंभीर विचारशील प्रकृति का दिखाई देने लगते। एक रात जब वे सो रहे थे तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनकर अचानक ही राजा रजनीकांत की नींद खुल गई। राजमहल से कुछ दूर एक छोटा सा मंदिर था जहां एक नौजवान चोखेलाल रहता था। वे पूजा के समय आरती करने या घंटे घड़ियाल बजाने के अलावा दिन भर या तो आवारागर्दी करता या जोर जोर से गाना गाया करता। गाना गाने की जब उसे सनक सवार होती तो वे ना दिन देखता ना ही रात, जोर जोर से लंबी तान अलापने लगता। उस रात वे जब यूं ही जोर जोर से गा रहा था तो राजा रजनीकांत ने उसकी आवाज सुनी और वे कहने लगे, अरे कोई है। राजा की आवाज सुनते ही एक सेवक तुरंत ही राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो, क्या हुक्म है अन्नदाता। मंदिर के पास बगीचे में कौन गाना गा रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। महल के पहरे पर तैनात सैनिकों ने राजाज्ञा पाते ही मंदिर के निकटवर्ती बगीचे में चोखेलाल को धर पकड़ा और आनन फानन में उसे घसीटते हुए राजा रजनीकांत के समक्ष ले आए। राजा ने पूछा, क्या अभी मंदिर के पास के बगीचे में गाना तुम ही गा रहे थे? यह सुनकर चोखेलाल घबरा गया और कहने लगा, गलती हो गई महाराज, कान पकड़ता हूँ। अब मैं तो क्या, मेरी अगली पिछली 7 पीढ़ियों में भी कोई कभी गाना नहीं गाएगा। चोखेलाल को बुरी तरह भयभीत देख राजा रजनीकांत को हंसी आ गई और वे कहने लगे, तुम व्यर्थ डर रहे हो जवान। हमने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना हमें बहुत पसंद आया है और इतना बढ़िया गाने वाला व्यक्ति हमसे, हमारे दरबार से अब तक कैसे दूर रह गया। तुम कल सुबह ही हमारे राज दरबार में आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी चोखेलाल। वाह चोखेलाल, बड़ा चोखा गाते हो तुम। कल राज दरबार में आना, तब हम तुम्हें ढेर सारा इनाम भी देंगे। अगले दिन चोखेलाल जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा रजनीकांत ने उसे ढेर सारा इनाम दिया और फिर चोखेलाल राजा रजनीकांत के राज दरबार का एक सम्मानित दरबारी बन गया। धीरे धीरे उसने राजा के प्रिय दरबारियों और सलाहकारों में अपना एक अलग ही स्थान बना लिया। राजा अक्सर सोचा करता, चोखेलाल की आवाज में कितनी मिठास है। उसका गाना सुनकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। कितनी सुख शांति भरी नींद आती है। एक रात दिन भर का थका हारा राजा रजनीकांत कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा जंगल में शिकार करने जाता है और उसे सुंदर सी झील दिखाई देती है जिसमें प्यारी प्यारी बतख तैर रही थी। बतखों को देखकर राजा का मन भी झील में तैरने को करने लगा और राजा रजनीकांत ने जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक उसे झील में ही एक महल दिखाई देने लगा। अरे वाह, कितना सुंदर महल है, मगर इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। फिर भी एक नजर महल के अंदर जाकर देखूं तो सही। जैसे ही राजा रजनीकांत झील के महल में प्रविष्ट हुआ तो उसने देखा कि झील का सारा जल गायब हो गया और महल के अंदर पलंग पर एक सुंदरी विश्राम कर रही है। राजा सोचने लगा, इतनी सुंदर युवती, मैं इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह रजतगढ़ की महारानी बनने के योग्य है। इस जैसी सुंदर कन्या भला मुझे और कहाँ मिलेगी। इसके बिना तो अब मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। मगर मैं हूँ कहाँ, ये कौन सी जगह है? क्यों न इस सुंदरी को जगाकर इसी से पूछूं। राजा रजनीकांत स्वप्न लोक में विचरता उस सुंदरी के पलंग की ओर बढ़ ही रहा था कि उस रोज आधी रात बीते। नींद न आने के कारण चोखेलाल ने बगीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उस दिन चोखेलाल के वे वक्त की रागनी से राजा रजनीकांत की नींद अचानक ही टूटी तो मारे क्रोध के राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा।
राजा ने सैनिक को आदेश दिया, फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म पाते ही सैनिकों ने चोखे लाल को राजा के सामने पेश किया। चोखे लाल कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आज भी आपको मेरा गाना बहुत पसंद आया होगा। इनाम के लिए मैं सवेरे राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। खामोश बेवकूफ नलायक गधे, तेरी वजह से हम अपनी स्वप्न सुंदरी को खो बैठे। जंगल की झील के महल में उसे देखकर हम अपनी सुध-बुध खो बैठे थे, मगर तेरे वे वक्त के बेसुरे राग ने हमारी नींद तोड़ दी। हम अपनी प्राण प्रिय से उसका पता भी नहीं पूछ सके। सैनिकों, ले जाओ इसे जंगल में और धड़ से गर्दन अलग कर दो इसकी। मगर महाराज, चोखे लाल चिल्लाया, मगर महाराज रजनीकांत को उस पर तरस न आया। सैनिक घसीटते हुए चोखे लाल को जंगल की ओर ले गए। चोखे लाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों में से एक ने उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तलवार ऊपर उठाई ही थी कि चोखे लाल कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, दया करो मुझ पर। महाराज अचानक ही अपना सुंदर सपना टूट जाने के कारण मुझसे नाराज हो गए हैं, किंतु कल जब उनका गुस्सा शांत होगा तो वे मुझे मारने के अपराध में तुम लोगों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिक विचार विमर्श करने लगे। भाई बोलो राम, यह चोखे लाल कह तो ठीक ही रहा है। आज महाराज ने इसे रात को गाने की सजा दी है, मगर एक दिन इनाम भी तो दिया था ऐसे ही रात को गाने पर। तोलो राम, भाई तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने दया करके चोखे लाल को छोड़ दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दे दी कि वह भूल कर भी रजतगढ़ की सीमा में दोबारा कदम न रखे। और फिर चोखे लाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। क्रोध में चोखे लाल का सिर धड़ से अलग करने का आदेश देने के बाद राजा रजनीकांत ने फिर कभी उसका ख्याल ही न किया। मगर एक रात जब वह सोया हुआ था तो उसको हूबहू वही सपना दिखाई दिया, जिसके अचानक टूट जाने पर उसने चोखे लाल का सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया था। इस बार भी झील में तैरता राजा झील के महल तक जा पहुंचा। झील के महल में प्रविष्ट होकर राजा महल के भीतरी भाग में पलंग पर सोती सुंदरी के निकट पहुंच गया और सोचने लगा, वही है ये मेरे सपनों की रानी। आज मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। किंतु राजा रजनीकांत की इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो उसे चोखे लाल के गाने की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। वातावरण में झिंगोरों की आवाज अथवा तेज हवा चलने से उत्पन्न साए साए की आवाज भी नहीं गूंज रही थी। आज तो हर तरफ गहरा सन्नाटा है, किसी प्रकार का शोर नहीं है। यहाँ तक कि चोखे लाल के गाने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। फिर भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपनी स्वप्न सुंदरी से बातें भी नहीं कर सका। मैंने बेचारे चोखे लाल को नाहक ही मरवाया। बेचारा कितना अच्छा गाता था। उस रोज से रजनीकांत लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी गई स्वप्न सुंदरी की कल्पना से वह हर क्षण बेचैन रहने लगा। उधर जंगल में भटकता भटकता चोखे लाल कई दिनों के मैले कुचले कपड़े पहने एक दिन अचानक ही पहुंच गया एक झील के किनारे। झील को देखकर वह कहने लगा, अरे ये कितना सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों न इस झील में आज जी भरकर नहा लूं। नहाने का विचार करके चोखा लाल झील में कूद गया। झील में कूदते ही उसे एक शानदार महल दिखाई दिया। वे सोचने लगा, इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चोखे लाल झील के महल में प्रविष्ट हुआ। उसे पलंग पर सोती हुई सुंदरी दिखाई दी। वे सोचने लगा, ये जरूर यहाँ की राजकुमारी होगी। भाग लूं, कहीं मुझे अपने सैनिकों से पकड़वा कर
यहाँ भी सिर धड़ से अलग कर देने की आज्ञा ना दे दे। डर के मारे चोखे लाल जैसे ही पलटकर भागने को हुआ, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, ठहरो। डरते डरते चोखे लाल ने पलटकर देखा तो वह सुंदरी पूछने लगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? झील महल की सुंदरी को देखकर चोखे लाल बुरी तरह घबरा गया। घबराए हुए स्वर में बोला, जी मैं कोई नहीं हूँ रानी जी, मैं तो बस गलती से यहाँ आ गया। चोखे लाल की घबराहट देखकर वह सुंदरी हंस पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, कई बरसों से इस झील में मैं आराम कर रही हूँ। आज तक कोई पुरुष इस महल में नहीं आया। आज ये पहला पुरुष है जो अचानक इस झील के महल में आया है। क्या पता मुझे शाप से मुक्ति दिलाने के लिए ये यहाँ पर आया हो, किंतु ये मेरे योग्य है भी या नहीं, इसने मुझे रानी जी कहकर संबोधित किया है। जरूर यह कोई साधारण व्यक्ति है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। कुछ देर सोच विचार के बाद उस सुंदरी ने चोखे लाल से कहा, सुनो युवक, तुम जब यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो, यहाँ तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। कहने के साथ ही सुंदरी ने दोनों हाथ से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां प्रस्तुत हुई और कहने लगी, हम हाजिर हैं राजकुमारी जी, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा की जाए? यह युवक हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरह तैयार करके भोजनालय में ले आओ। चारों दासियां चोखे लाल को सुगंधित स्नानागार में ले गई। वहां जाकर वे सोचने लगा, यहाँ तो बड़ी तेज खुशबू है, कितना चमचमाता हुआ स्नानागार है। जल्दी से 2 लोटे पानी डालकर बाहर निकल जाऊंगा। स्नानागार गंदा हो गया तो रानी जी कहीं नाराज ना हो जाए। अरे ये दासियां अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हैं? अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराई, फिर खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गयीं। चारों दासियों ने राजकुमारी को बताया, राजकुमारी जी वे कितना बुद्धू आदमी है, आपके लायक तो हरगिज नहीं है। हमसे कहता है आप यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। राजकुमारी जी यह तो कोई बड़ा ही सीधा सादा सा बुद्धू आदमी है। अरे अभी से तुम लोगों ने फैसला भी कर लिया, उसे तैयार तो हो लेने दो। हाँ यह भी ठीक है, आओ जरा देखें, शायद तैयार हो ही गया हो। चोखे लाल 2 लोटा पानी डालकर नहा तो गया। सामने ही वस्त्रालय था, जहाँ से चोखे लाल अपने पहनने के लिए वस्त्र देखने लगा। वहाँ एक से एक सुंदर व बेशकीमती सैकड़ों वस्त्र थे, लेकिन चोखे लाल ने कोने में लटके हुए साधारण से वस्त्र चुनकर पहन लिए। फिर उन वस्त्रों को पहनकर वे चारों दासियों के साथ झील के महल के एक भाग में स्थित विशाल भोजनालय में पहुंचा। दासियां कहने लगी, विराजिए अतिथि, यहाँ हर प्रकार का भोजन पकवान मिष्ठान है। जैसा भोजन आपको पसंद हो उसे ग्रहण कर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। डरते डरते चोखे लाल भोजन करने के लिए बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, इतने सारे पकवान मिष्ठान फल आदि हैं, मगर मैं तो रोज दाल रोटी ही खाता हूँ। यह सब खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। मेज पर सोने चांदी और पीतल की सुंदर तस्तरियां रखी थीं। चोखे लाल ने डरते डरते पीतल की तस्तरी ली और दाल रोटी चावल उसमें लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी ही देर में गपागप भोजन मुंह में ठूसते हुए पीतल की तस्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। उसके बाद सुंदरी की आज्ञा पाकर चारों दासियां चोखे लाल को एक सुंदर शयन कक्ष में ले गईं। वहाँ शानदार पलंग भी बिछा था और पलंग के निकट ही जमीन पर बिछी थी एक दरी। चोखे लाल सोचने लगा, यह पलंग तो बड़ा गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी नहीं सो सकूंगा। मुझे तो खुरदुरी चारपाई, तख्त या जमीन पर ही सोने की आदत है। ऐसा करता हूँ, मैं इस दरी पर ही सो जाता हूँ। और फिर चोखे लाल दरी पर सो गया।
सोया तो चोखेलाल बड़े मजे में था, किंतु जब जागा तो वे झील के किनारे पड़ा हुआ था। यह देखकर वे सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं फिर से झील के किनारे कैसे आ गया? सोया तो मैं झील महल में था, किंतु तो क्या मैं सोते हुए केवल सपना देख रहा था? नहीं नहीं, सपना नहीं हो सकता। मेरे बदन पर यह जो कपड़े हैं यह मेरे नहीं, यह तो मैंने झील के महल में ही पहने थे। अच्छा, तो क्या यह हमारे रजतगढ़ के महाराज के सपने वाली जगह थी और झील की सुंदरी जरूर महाराज के स्वप्न की सुंदरी रही होगी। मुझे यह सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर कैसे? उन्होंने तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दे दी थी। तो क्या हुआ? मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी तो दंड उन्हीं सैनिकों को ही मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज इनाम ही देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके स्वप्न वाली झील की सुंदरी को ढूंढ निकाला है। उधर झील के महल में राजकुमारी उदास बैठी हुई थी। उसकी दासियां कहने लगी, उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी कोई पराक्रमी प्रतापी वीर पुरुष यहाँ अवश्य आएगा और हमें इस झील महल की कैद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा रजनीकांत उस रात भी अपनी स्वप्न सुंदरी के ख्यालों में खोया हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। रात आधी से ज्यादा बीत गई तो उसे कोई गाने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, ये आवाज तो चोखेलाल की आवाज जैसी ही लग रही है, किंतु वह तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा रजनीकांत ने सैनिकों को गाना गाने वाले को पकड़ लाने का आदेश दिया। जब सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल को देखकर राजा रजनीकांत आश्चर्य में पड़ गए। अरे चोखेलाल, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार देने का आदेश दिया था। महाराज, आपने जिन्हें मुझे मारने का आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं, इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ। महाराज, मैंने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर झील देखी। उस झील में एक सुंदर सा महल था। उस महल में मैंने अप्सराओं जैसी एक राजकन्या को देखा। यह सुनकर राजा सोचने लगा, कमाल है, यह तो बिल्कुल मेरे स्वप्न की बात कर रहा है। इसका मतलब है चोखेलाल की मदद से मैं अपने सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी तक पहुंच सकता हूँ। अच्छा हुआ जो मेरे सैनिकों ने इसे जीवित छोड़ दिया, अन्यथा मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद पहले तो राजा रजनीकांत ने स्वयं राजा होते हुए भी अपने राज्य के मामूली से व्यक्ति चोखेलाल से माफी मांगी और फिर कहने लगे, चोखेलाल, मुझे तुरंत ही उस झील तक ले चलो जहाँ मेरे सपनों की रानी मेरी प्राणेश्वरी रहती है। बदले में तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन राजा रजनीकांत ने अपने विश्वसनीय मंत्री को राजकाज संभालने का आदेश दिया और स्वयं चोखेलाल के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गए। बहुत देर बाद वो दोनों झील के किनारे पहुंच ही गए। राजा रजनीकांत और चोखेलाल ने अपने घोड़ों को झील के किनारे बांधा, फिर झील में डुबकी लगाई। दोनों कुछ ही देर में झील के महल में पहुंच गए। महल में प्रविष्ट होते ही राजा रजनीकांत पलंग पर सो रही सुंदरी को देखकर हक्का बक्का रह गए और सोचने लगे, मेरे सपनों की रानी, मेरी स्वप्न सुंदरी यही है। अब मैं अपनी प्राणेश्वरी को साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। सोती हुई सुंदरी आहट पाकर एकाएक जाग उठी और चोखेलाल को देखकर कहने लगी, युवक, तुम फिर यहाँ आ गए। इस बार ये अपने साथ किसे लाए हो? ये सुनकर राजा बोल पड़े, हमें राजा रजनीकांत कहते हैं सुंदरी, और हम यहाँ से तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजकुमारी सोचने लगी,
यह सुंदर सजीला नौजवान लगता तो कोई वीर पराक्रमी राजा ही है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और फिर वह कहने लगी, ओहो, तो आप राजा हैं? हाँ सुंदरी, यदि हम यहाँ तक नहीं आ पाते तो शायद तुम्हारे स्वप्न देखते देखते प्राण ही त्याग देते। चोखे लाल कहने लगा, हमारे महाराज रोज स्वप्न में आपको देखा करते थे रानी जी। इनके दिन का चैन, रात का आराम सब आपके ख्यालों में छिन गया था। ओह, तब तो आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए राजन। अवश्य, किंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन और इस झील के महल में क्यों रहती हो? राजन, मैं यहाँ एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ। मैं पृथ्वी के एक सुंदर राज्य सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन की इकलौती पुत्री चंद्रिका हूँ। एक बार सूर्यनगर के बाहर मैं अपनी 4 सखियों के साथ शिकार के लिए निकली। मुझे एक सुंदर बतख इस झील में तैरती दिखाई दी। दिन भर कोई अच्छा शिकार हाथ न लगने के कारण मैंने उस बतख को ही अपने तीर का निशाना बना लिया। बतख को पकड़ने के लिए मैं अपनी 4 दासियों सहित झील में कूदी और फिर कोई चुंबकीय शक्ति हमें खींचती हुई इस झील के महल में ले आई। वहाँ मैंने एक पुरुष को पलंग पर तीर से घायल पाया। वह पुरुष तड़प तड़प कर कह रहा था, ओ वरुण पिता, इस पाषाण हृदय राजकन्या ने अपने मनोरंजन के लिए मेरी जान ले ली। फिर झील के उस राजकुमार ने तड़प तड़प कर मुझसे ये कहते हुए प्राण त्याग दिए, निर्दयी, निष्ठुर, निर्मोही राजकन्या अब तो इस महल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगी। मासूम प्राणियों पर अत्याचार करने की तेरे लिए यही सजा है। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी भूल क्षमा कर दो दयालु झील कुमार। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अब से किसी जीव जंतु पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगी। तभी वहाँ प्रकट हुए जल देवता वरुण, वे झील का राजकुमार उन्हीं का मानस पुत्र था। वरुण देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा यहाँ कैद नहीं रहोगी। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर पराक्रमी राजा या राजकुमार इस झील में आएगा, तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त करा ले जाएगा। किंतु ये ध्यान रखना कि तुमने अपने पति चुनने में यदि कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इसी झील महल में कैद रह जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका से सारी बातें जानने के पश्चात राजा रजनीकांत ने तुरंत गंभीरता से कहा, तो फिर अब देर क्या है प्रिय, हम तुम्हें लेने आ गए हैं, चलो हमारे साथ। अब हम एक क्षण भी तुम्हें इस झील महल की कैद में नहीं रहने देंगे। नहीं राजन, आज नहीं, आज आपको यही हमारा मेहमान बनकर रहना होगा। आप स्नान आदि करने के पश्चात भोजनालय पहुँचे। राजकुमारी चंद्रिका ने जैसी ही तालियां बजाई, तुरंत ही उसकी 4 दासियां हाजिर हो गयीं। राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें आदेश दिया, महाराज को स्नानागार में ले जाओ। 4 दासियां राजा रजनीकांत को स्नानागार में ले गई। राजा उन्हें कहने लगा, अरे अब तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, हमें स्नान कौन करवाएगा? 4 दासियों ने राजा रजनीकांत को सुगंधित इत्रों से परिपूर्ण जल में स्नान करवाया। फिर राजा वस्त्रागार में गया, उसने सबसे शानदार पोशाक पहनी। फिर दासियां उसे भोजनालय में ले गईं। दासियों ने राजा को सोने की थाली में अलग अलग प्रकार के पकवान मिष्ठान परोसे। तब आहिस्ता आहिस्ता राजा रजनीकांत ने भोजन करना शुरू किया। जी भरकर खाया, बाकी थाली में ही छोड़ दिया। फिर जब उसे आराम के लिए शानदार शयन कक्ष में ले जाया गया तो वह मखमली बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, दासियों चलो हमारे पैर दबाओ, पंखा झोलो। 2 दासियां राजा रजनीकांत के पैर दबाने लगी, 2 दासियां पंखा झोलने लगी। थोड़ी ही देर में राजा रजनीकांत गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी वहाँ शयन कक्ष में आई तो दासियां कहने लगी, राजकुमारी जी, यह पुरुष निश्चय ही किसी राजसी खानदान का कुल दीपक है। अब देर करना उचित नहीं, तुरंत ही विवाह के लिए तैयार हो जाइए।
हाँ राजकुमारी जी, अब हम लोगों के इस झील महल से मुक्ति पाने का समय आ गया है। अगली सुबह जब राजा रजनीकांत नींद से जागा तो झील महल में राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत के विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गंधर्व रीति से बिना किसी धूमधाम के एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह संपन्न होने के साथ ही जैसे चमत्कार सा हुआ, झील का महल जैसे अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका, चोखेलाल व चारों दासियां जैसे ही महल से बाहर निकले, झील महल तुरंत ही आश्चर्यजनक रूप से फिर से झील में समा गया। रानी चंद्रिका को साथ ले राजा रजनीकांत सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन के पास भी गया। राजा सूर्यसेन अपनी खोई हुई पुत्री वो उसकी दासियों को फिर से अपने सामने जीती जागती अवस्था में देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपनी बेटी व दामाद का हार्दिक स्वागत किया और कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ जवाई राजा, मैं सूर्यनगर के राजघराने की यह प्राचीन संजीवनी पुस्तक और अपना सारा राज्य भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ दिन भगवान के भजन के लिए भी मिलने चाहिए। अब मैं अपनी बाकी का जीवन भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। राजा रजनीकांत अब दो राज्यों का राजा बन गया था। अपने दोनों राज्यों रजतगढ़ व सूर्यगढ़ में राज्य करते हुए रानी चंद्रिका के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजा रजनीकांत का सुख वैभव देख चोखालाल मन ही मन कुढ़ने लगा और यह सोचकर पछताने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ। ये राजपाट और खूबसूरत सुंदरी जो अब राजा रजनीकांत की रानी है, ये सब कुछ मेरा हो सकता था। मेरी भी मति भ्रष्ट हो गई थी। व्यर्थ ही राजा रजनीकांत का भला किया, जबकि राजा ने तो मेरा सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया था। झील महल के बारे में मैं राजा रजनीकांत को खबर ना करता और जबरदस्ती रानी चंद्रिका से विवाह कर लेता तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता था। तब सूर्यनगर का राज्य तो हर हालत में मुझे मिल ही जाता। एक दिन राजा रजनीकांत के दिल में शिकार खेलने का विचार आया। वे रानी चंद्रिका से कहने लगे, प्रिय, बहुत दिनों से हम जंगल में शिकार खेलने नहीं गए, क्यों ना कल शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बना लिया जाए। अवश्य महाराज, मैं भी महल में रहते रहते ऊब सी गई हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, किंतु किसी मासूम पशु पक्षी का शिकार हम नहीं करेंगे। ठीक है महारानी जी, हम सिर्फ हिंसक जीव जंतुओं का ही शिकार करेंगे और शिकार पर हमारे साथ चोखेलाल भी जाएंगे। अगले दिन शिकार का कार्यक्रम बना। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका एवं चोखेलाल शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी जब उन्हें कोई शिकार हासिल ना हुआ तो राजा रानी भोजन करने के लिए बैठे। चोखेलाल भी उनसे कुछ दूर भोजन करने के लिए बैठ गया। रानी ने पहले अपने पति को भोजन करवाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठी ही थी कि किसी बाज के मुंह से छूटकर एक तोता ठीक उसके भोजन के सामने ही आ गिरा और मर गया। महाराज, ये मुर्दा तोता अचानक ही मेरे सामने आ गिरा है। ऐसे में मैं भोजन करूं तो कैसे करूं, और सामने परोसी थाली छोड़कर उठ जाऊं तो अन्न का अपमान होगा। बस इतनी सी बात है महारानी जी। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता ने हमें एक पुस्तक दी थी जिसमें संजीवनी विद्या द्वारा परकाय में प्रवेश करने की विधि व मंत्र आदि लिखे हैं। अभी तक मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं है। मैं महल से वे पुस्तक लाता हूँ। पूरा मंत्र याद करके किसी भी गुप्त स्थान में अपना शरीर छोड़ आत्मा को इस तोते में ले जाऊंगा और उड़ जाऊंगा। तब तुम भोजन कर लेना और इस तरह से उस पुस्तक की परख भी हो जाएगी कि उसमें लिखी हुई बातें सच भी हैं या नहीं हैं। फिर मैं तोते के रूप में उड़कर
अपने शरीर के पास पहुंच जाऊंगा और पुनः अपना शरीर धारण कर लूंगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप इस भयानक बियाबान जंगल में मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे। ओह, यह तो मैंने सोचा ही न था। तुम्हें इस प्रकार जंगल में छोड़ना भी उचित नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं वह पुस्तक चोखे लाल को भेजकर उससे ही मंगवा लेता हूँ। राजा रजनीकांत ने चोखे लाल को बुलाया और उससे कहा, सुनो चोखे लाल, यह लो हमारा आदेश पत्र और सीधे राजमहल पहुंचकर हमारे महल में पहुंचना। महल में हमारे शयन कक्ष में बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे एक किताब रखी है। आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह वे किताब लेकर हमारे पास आओ और देखो, किताब खोलकर ना देखना, उसे पढ़ना मत। जैसे कि आदेश था, चोखे लाल आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाता राजमहल पहुंचा। महल में पहुंच राजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बिस्तर पर तकिए के नीचे से पुस्तक निकाली, किंतु किताब खोलकर वे उसे पढ़ने लगा। उस अद्भुत किताब को लेकर जब वे जंगल में फिर से राजा रजनीकांत के निकट पहुंचा, तब तक वे उस किताब का एक एक शब्द पढ़ चुका था। पर काय प्रवेश की विद्या का मंत्र भी उसे पूरी तरह याद हो चुका था। जंगल में पहुंचकर चोखे लाल ने वह किताब राजा रजनीकांत को दे दी। अब राजा रजनीकांत ने परकाय प्रवेश का मंत्र याद किया और फिर एक पथरीली चट्टान के पीछे जाकर उसने अपनी आत्मा शरीर से अलग की और अपनी पत्नी महारानी चंद्रिका के सामने पड़े मृत तोते के शरीर में प्रवेश किया। महारानी के सामने पड़ा मृत तोता तुरंत ही जीवित हो उठा और पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। उधर संजीवनी पुस्तक पढ़कर परकाय प्रवेश करने का मंत्र जान चुके चोखे लाल के दिल में कपट भरी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी। उसने अपने शरीर से आत्मा को अलग किया और राजा रजनीकांत के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराया। फिर राजा रजनीकांत का शरीर धारण कर वे अपने शरीर के निकट पहुंचा। राजा की तलवार से उसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वे सोचने लगा, अब मैं चोखे लाल ही राजा रजनीकांत बनकर रजतगढ़ में राज्य करूंगा। उधर रानी चंद्रिका के भोजन करने के बाद तोते के शरीर में उड़ता राजा रजनीकांत अपने शरीर के निकट पहुंचा तो अपने शरीर को जीवित अवस्था में देख तथा चोखे लाल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए देख सब कुछ समझ गया। उड़ता हुआ तोता तुरंत अपनी रानी के पास आया और अपनी असली आवाज में बोला, सुन मेरी रानी बड़ी सियानी, मेरे साथ चल गया चाल मेरा नौकर चोखे लाल। फिर तोते बने राजा रजनीकांत ने जल्दी जल्दी सारी बातें रानी को बता दी। तो रानी बोली, बेफिक्र रहिए महाराज, चोखे लाल की राजा बने रहने की दाल में हरगिज न गलने दूंगी। अब आप जल्दी से उड़ जाइए। वह दुष्ट चोखे लाल यहाँ आ गया तो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दूसरी ओर एक अजबी संयोग रहा। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चोखे लाल पलटा ही था कि सामने उसे एक तोता बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा रजनीकांत के धोखे में चोखे लाल ने उस जंगली तोते की गर्दन अपनी तलवार की धार से अलग कर दी। फिर खुशी से ऐंठता हुआ चोखे लाल रानी चंद्रिका के सामने पहुंचा और कहने लगा, भोजन कर लिया महारानी जी? हाँ, अब आप चोखे लाल को बुला लें, हम लोग वापस राजमहल चलते हैं। आज तो शिकार का मजा ही नहीं आया, किसी और दिन यह मजा लेने के लिए फिर से जंगल में आएंगे। हमें दुख है महारानी जी, हमारा परम प्रिय मित्र शुभ चिंतक चोखे लाल एक शेर का शिकार बन गया। शेर उसे उठाकर जाने कहाँ ले गया। ओह, यह तो सचमुच बहुत बुरा हुआ, किंतु होने को भला कौन टाल सकता है। महाराज, अब तो राजमहल वापस लौट चलना ही उचित होगा। राजा रजनीकांत मने चोखे लाल के साथ महारानी चंद्रिका राजमहल पहुंची। राजा बनते ही चोखे लाल के तो ठाठ आ गए। ऐश और मजे से उसने कई दिन व्यतीत किए।
एक दिन चोखेलाल सोचने लगा, अरे मैं महारानी चंद्रिका को तो भूल ही गया। अरे अब मैं ही उसका पति हूँ। आज रात महारानी जी का सौंदर्य भी भली भांति देख ही लिया जाए। जब तक मैं चोखेलाल था तब तक तो और बात थी, उनकी ओर देखते हुए भी डर लगता था। मगर अब चोखेलाल की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ गई और राजा रजनीकांत के रूप में चोखेलाल जैसे ही महारानी के कक्ष में पहुंचा तो महारानी चंद्रिका कहने लगी, महाराज आखिरकार आपको हमारी याद आ ही गई, किंतु यह भी याद है कि जब तक आप 1000 तोते हमारे लिए नहीं मंगवाएंगे तब तक हम और आप दूर ही दूर रहेंगे। 1000 तोते, मगर इतने तोतों का आप क्या करेंगी महारानी जी? भूल गए आपने हमें वचन दिया था कि इस विषय में आप हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। चाहे हम तोतों के खून से स्नान करें या उन्हें अपने बगीचे में पालें, हमें तोतों का क्या करना है ये बात हम बाद में आपको बताएंगे। रानी चंद्रिका की बात सुन चोखेलाल उलझन में पड़ गया और सोचने लगा, महाराज ने महारानी को ऐसा कोई वचन दिया है। अच्छा हुआ जो यह बात मुझे ज्ञात हो गई, वरना महारानी जी को मुझ पर शक भी हो सकता था। अगले दिन राज्य भर में मुनादी करवा दी गई, सुनिए सुनिए साहिबान मेहरबान, राज्य भर के समस्त बहेलियों के लिए एक खुशखबरी। जो भी बहेलिया जितने अधिक तोते पकड़कर महाराज के दरबार में लाएगा वे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में पाएगा। फिर क्या था, राज्य भर के बहेलियों में तोते पकड़ने की जैसे होड़ सी लग गई। रोज ये बहेलिये जाल बिछाते, तोते पकड़कर लाते और जितने तोते लाते उतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा से पुरस्कार के रूप में ले जाते। तोतों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया गया। रानी चंद्रिका पिंजरे के पास पहुंची, किंतु उनमें राजा तोता ना था। रानी उदास हो गई। राजा तोता था बुद्धिमान, वह भला बहेलियों के जाल में कहाँ फंसने वाला था। किंतु एक रात वह राजमहल में महारानी के शयन कक्ष में पहुंचा। उसे देखकर रानी कहने लगी, अरे तोता, तोता नहीं महारानी, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति राजा रजनीकांत। आखिर तुम राज्य भर के सारे तोतों की दुश्मन क्यों बन गई हो, यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तोतों की दुश्मन नहीं बनी हूँ महाराज। आपको आपके शरीर में पुनः प्रवेश दिलवाने के लिए मैंने उपाय सोचा हुआ है। इधर आइए, यह देखिए। रानी चंद्रिका तोते के रूप में उड़ते राजा रजनीकांत को अपने साथ एक गुप्त कक्ष में ले गई। उस गुप्त कक्ष में बर्फ की सिल्लियों पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। रानी कहने लगी, महाराज पिछले दिनों मेरी प्यारी पालतू बिल्ली मर गई थी। बस तभी से एक उपाय मेरे दिमाग में आ गया। आप परकाय प्रवेश की अपनी विद्या का प्रयोग कर अपनी आत्मा बिल्ली के शरीर में ले आए। फिर दुष्ट चोखेलाल को धोखे की सजा देने में हमें देर नहीं लगेगी। राजा रजनीकांत ने परकाय में प्रवेश करने की विद्या का प्रयोग कर शीघ्र ही तोते के शरीर का त्याग किया और बिल्ली के शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट किया। बिल्ली जीवित होते ही उछलकर रानी चंद्रिका के निकट आ गई। फिर रानी चंद्रिका ने धीमे धीमे स्वर में बिल्ली बने राजा रजनीकांत को अपनी योजना समझाई। रानी चंद्रिका का रात्रि का भोजन दासियों ने उसके कक्ष में लाकर दिया तो बिल्ली बने राजा रजनीकांत ने तोते की मृत देह रानी के सामने लाकर डाल दी। यह देखकर रानी कहने लगी, ओह, अब मैं कैसे भोजन करूं? मुर्दा सामने लापटका निगोड़ी बिल्ली ने। रानी के आदेश पर दासियां राजा के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज, महारानी जी आपको याद कर रही हैं। जब तक आप उनके सम्मुख नहीं पहुंचेंगे वे भोजन नहीं करेंगी। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा तो रानी कहने लगी, महाराज, आज फिर वही दुविधाजनक जंगल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुर्दा सामने पड़ा है, मैं भोजन करूं तो कैसे करूं? बस
इतनी सी बात है महारानी जी, मैं इस कक्ष से बाहर जाता हूँ और अपनी देह त्याग कर आता हूँ। फिर तोते के मुर्दे शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराकर यहाँ से उड़ जाऊंगा। तुम भोजन कर लेना। मैं अपने शरीर के निकट पहुंचकर फिर से अपनी काया में प्रवेश कर जाऊंगा। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष से बाहर गया और राजा रजनीकांत की देह त्याग अपनी आत्मा को उसने तोते की मृत देह में डाल दिया। चोखेलाल की आत्मा ने जैसे ही तोते के शरीर में प्रवेश किया, रानी चंद्रिका ने झटपट तोते को दबोच लिया और तुरंत उसकी गर्दन में एक काला धागा डालकर कहने लगी, चोखेलाल, ये मंत्र सिद्ध काला धागा है। अब तुम्हारी आत्मा कभी भी इस तोते के शरीर से बाहर ना आ सकेगी। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इस पिंजरे में ही कैद रहोगे। ठीक उसी समय राजा रजनीकांत ने बिल्ली की देह त्याग अपने शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कराया और जीवित होकर उठ बैठा। चोखेलाल को अपने लोभ व दुष्टता का अच्छा सबक मिल गया। एक सबक रानी चंद्रिका को भी मिला। वे कहने लगी, महाराज, चोखेलाल के धोखे से मुझे हमेशा के लिए सीख मिल गई है। अब मैं कभी छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास नहीं करूंगी। पशु पक्षी तो क्या, इंसान भी तो रोज मरते ही रहते हैं, किंतु प्रकृति का कार्य तो नियम पूर्वक चलता ही रहता है ना। इसके बाद राजा रजनीकांत अपनी रानी चंद्रिका के साथ अपना राजपाट संभालते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।